यदि हम शिक्षा के या शिक्षा के अर्थशास्त्र की आवश्यकता या महत्व की बात करें तो जैसा कि हम कह चुके हैं कि हम लोगों ने इसकी काफ़ी चर्चा वाई इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन हेड से कर ली है। अब कुछ पॉइंट वाइज चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे, वहाँ से आपको काफ़ी जानकारी मिल चुकी है। और जब हम लोग स्कोप की चर्चा कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके नीड से, इम्पोर्टेंस से संबंधित है। सो अंडर द हेड वाई इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन वी हैव dealt with this aspect. The economics of education is important as it is helpful in planning, financing and resource utilization. ये पहला एकदम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यही है, एक लाइन में कहना हो, क्योंकि ये प्लानिंग से संबंधित है। प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिनांस चाहिए, तो फिनांसिंग से संबंधित है। और जब तक कोई प्लान बनेगा नहीं, चाहे वो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिनांसिंग नहीं होगी तो ह्यूमन रिसोर्स कैसे यूटिलाइज होगा, कैसे डेवलप होगा, कैसे इंडिया मैन पावर बनेगा और पूरे विश्व को कंप्यूटर पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर सप्लाई करेगा। कुछ लोगों का कहना है कि भारत के ह्यूमन रिसोर्स से दुनिया की कई सारी अर्थव्यवस्था चल रही है। यह वैसे ही नहीं है, ये एजुकेशन का रोल है इसमें, चाहे वो हमारे आईआईटीज़ का हो, हमारे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का हो, या फिर हमारे उन समृद्ध गार्जियंस का हो जो सक्षम है अपने बच्चे को बिना स्कॉलरशिप के भी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या फिर इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें पढ़ाने। सो देयर इज ह्यूमन एंड देयर इज इन्वेस्टमेंट थ्रू एजुकेशन, एंड इन दिस वे वी कैन से in the under the head need of economics of education that the economics of education is important as it is helpful in planning, financing and human resource utilization. This is true at international and national level and also in terms of education under the scope education as a discipline or area of work. मतलब ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, एजुकेशन एक सब्जेक्ट के स्कोप के रूप में भी महत्वपूर्ण है। और हम अपने एमएड के विद्यार्थी को, जो भविष्य के पॉलिसी मेकर हैं, भविष्य के प्लानर हैं, भविष्य के टीचर एजुकेटर हैं, वो शिक्षा के अर्थशास्त्र से इसीलिए परिचित कराते हैं इस पाठ्यक्रम के माध्यम से, ताकि वो शिक्षा के अर्थशास्त्र को, उसकी रिलेशनशिप को प्लानिंग से, पॉलिसी से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से, रिसोर्स मोबिलाइजेशन से, मैन पावर प्रिपरेशन से जोड़ कर समझ सकें, आकलन कर सकें, उसका उपयोग कर सकें। और मुख्य भूमिका के बाद कुछ पॉइंट्स। सो सम नीड्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन आर एज राइजिंग कॉस्ट ऑफ ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे कॉस्ट बढ़ रहा है, इसीलिए पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन ज़्यादा दूर तक शिक्षा को मुफ्त नहीं बना सकती है। बनाना चाहे भी तो क्या किया जाए? पब्लिक प्राइवेट किया जाए या प्राइमरी को बिल्कुल पब्लिक रखा जाए, धीरे धीरे प्राइवेट करें। जनरल जो सस्ती शिक्षा है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स को नहीं खरीदना है, उसको थोड़ा ज़्यादा संख्या में रखा जाए। मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन या फिर और कोई टेक्निकल एजुकेशन जिसमें ज़्यादा लैब की ज़रूरत है, ऑपरेटर्स की ज़रूरत है, तो उसको क्या किया जाए? मिनिमम रखा जाए, या फिर प्राइवेट पार्टनर करें या प्राइवेट के भरोसे छोड़ दें, या फिर ये कहें कि इस तरह की शिक्षा यदि आपको प्राप्त करनी है, आप समृद्ध हैं, आपका पॉकेट अलाउ करता है, तो करिए। सारे स्तर तक ये आइडियली बहुत अच्छी बात है। हम भी सजेशन पिछले लेक्चर के माध्यम से दिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड ऑल लेवल एजुकेशन टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री बाय द गवर्नमेंट फंड। तो यदि आप धनी हैं तो आप अमेरिका में पढ़ा लीजिए बच्चे को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करिए। सो राइजिंग कॉस्ट ऑन एजुकेशन, या एक तो ये कि
क्यों बढ़ रहा है, कहाँ कम कर सकते हैं, कहाँ गुंजाइश है, यदि कॉस्ट ज़्यादा खर्च करना है तो कहाँ करें, कहाँ काटें, आदि आदि। राइजिंग बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। स्वस्थ देश, शिक्षित देश, धनी देश, मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, इंडिया सुपर पावर हाउस। ह्यूमन कैपिटल तो आपके पास है ही, गजेरी भंगेरी बच्चे से ही सुट्टा मारना शुरू कर दिया, डेलिक्वेंट चाइल्ड हो गया, तो देश का ह्यूमन रिसोर्स का क्या होगा, और देश के सुपर नेट पावर होने का के स्वप्न का क्या होगा। सो राइजिंग बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑन हेल्थ, और इसीलिए हर आदमी अब समझ गया है कि हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करिए। आज यदि आप बीमार रह के कोई काम कर रहे हैं, खाना पे खर्च नहीं कर रहे हैं, तो कल दवा पे आपको जिंदा रहना है तो ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अभी बहुत सारा काम चल रहा है, हालांकि मैं ह्यूमन फैक्टर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हो सकता है कि अंध फैन भी आप हमको कह सकते हैं, लेकिन ये आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ह्यूमन को रिप्लेस करके आप काम कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का काम है। ऑब्वियस ही है कि ह्यूमन हर काम नहीं कर सकता है, मशीन की ज़रूरत है, लेकिन कितनी ज़रूरत है, कितना आगे हम निकल जाएं, निकलते निकलते इतना न दूर निकल जाएं टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कि मानवता की तरह नहीं लौट आए। ये हमारे जैसे लोगों का भय है, जिसको ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी भी सपोर्ट करती है। खैर, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये सिर्फ मशीन नहीं है, टेक्नोलॉजी का इम्प्लीकेशन है। आप बहुत सारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जो स्किल्स हैं उसमें मशीन का कोई रोल नहीं है, टीचर ही अपने हाव भाव वगैरह में परिवर्तन करके, अपने प्रेजेंटेशन के स्टाइल में परिवर्तन करके इफ़िशियंट बना सकता है। सेम इज़ ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। आप पुराने ज़माने में शिक्षा कैसे मिलती थी, मैन पावर प्लानिंग का जो कंसेप्ट है, या रिसोर्स मोबिलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, या फिर मास्टर ट्रेनर का जो कंसेप्ट है, सब तो ह्यूमन फैक्टर से ही रिलेटेड है। इम्प्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो देयर। सो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत है। रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, वो तो हमने वहाँ भी कह दिया कि प्रोडक्टिविटी का सीधा संबंध हेल्थ से है। मजदूर कितना काम करेगा, स्वस्थ मजदूर 4 घंटा यदि काम करता है, बीमार 6 घंटा करता है, प्रोडक्शन किसका ज़्यादा होगा, यू कैन मेजर। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन और स्किल्ड पर्सन जहाँ भी कम है वहाँ दिक्कत है। और इस दृष्टि से ठीक है, इतने बड़े राष्ट्र में कम अधिक कह सकते हैं आप, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के मामला में आज भी भारत, जैसा कि हमने अभी कहा, बहुत जगह रिसोर्स प्रोवाइड कराता है, और बहुत सारे कंट्री की, रिच्ड कंट्री की, डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी ठहर जाएगी यदि भारत का मैन पावर वहाँ से चला है तो। सो शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पर्सन, दैट इज ए aspect of a study of economics of education. Demand of scarce resources, ये हमने एक परिभाषा में वहाँ चर्चा की कि इतना ही रिसोर्स है, ये रेयर रिसोर्स है, इसको कहाँ चैनलाइज करें, इसको किस तरह से एजुकेशन दें, इसको कहाँ रखें, एक ही बल्ब है, कहाँ रखना है। डिमांड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई मोनेटरी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, अब ज़्यादा खर्च वाला है, कितना लगा सकते हैं, कितना पैसा है, लगाने से क्या बेनिफिट होगा, कितना लगा सकते हैं, कितना दुरुपयोग होगा, आदि आदि का अध्ययन भी हमको नीड ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन हेड के तहत यह बताता है कि देयर इज़ दी नीड ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स तैयार किए, वहाँ जो वाई वाला पार्ट था उसको इससे टैग करके, फिर बाकी आपने जो एक्सप्लोर किया डिफरेंट लेक्चर्स के माध्यम से, स्कोप की बात की, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, नेचर की बात की, डिफिनीशंस एंड मीनिंग की बात की, तो इन सारी चीज़ों को मिला के आप यदि कंपोजिट वे में
नीड ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के पॉइंट्स को लिखेंगे इट विल गो ए लॉन्ग वे। लेकिन यहाँ हम लोगों ने कुछ ही पॉइंट्स लिए हैं और उसके कारण भी हमने आपको बताया। पहला कि राइजिंग कॉस्ट ऑन एजुकेशन विल बी अंडरस्टूड, और ये कैसे कम करें वो। फिर राइजिंग बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, शॉर्टेज ऑफ ए स्किल्ड पर्सन and its repercussion, demand of scarce resources and its utilization, extraordinary high monetary cost of education, where to wear, how to wear, and like that. So this is all about this part of the lecture, that is need of economics of education, and also the other related parts for which we introduce the lesson today. तो इस पाठ की समाप्ति पर, जिसमें हम लोगों ने शिक्षा के अर्थशास्त्र की आवश्यकता पर बात की, और फिर जो संबंधित अन्य पाठ्य वस्तु थी जिसके बारे में हम लोगों ने शुरू में प्रस्तावना में देखा था कि आज का हम लोगों का कार्यक्रम क्या है, आज के हमारे लेक्चर का स्कोप क्या है, सभी समाप्त हुआ। इस कार्य में आपकी मदद के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस lecture and all the related lecture